आँखों में रंज है, चेहरे पे सिकन बाकी है। आँखों में रंज है, चेहरे पे सिकन बाकी है। अ ज़िंदगी तेरे लहजे में थकन बाकी है। कटे हैं पर कटे हैं पर और कफस में है परिंदा भी, मगर निगाह में मंजिल की लगन बाकी है। मगर निगाह में मंजिल की लगन बाकी है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इसी प्यारे से मोटिवेशनल शायरी के साथ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, और साथ में देखेंगे लिपि के साथ में हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर व्यवस्था कैसी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज की इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी हम लोग कवर कर लेंगे। शुरुआत करते हैं लिपि के पहले पॉइंट से, जिसमें है कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि कितने मूल चिन्ह हैं, तो मूल चिन्ह कितने हैं 64, और 250 से लेकर के 400 तक के अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक मानी गई है। अक्षर सूचक का मतलब कि अक्षर से ही जिस तरीके से शुरुआत की जाती है हम लोग की, वैसे इनकी भी अक्षर से शुरुआत मानी जाती है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स की अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफ है और इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर बाईं ओर की जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। अधिकांश अभिलेख मृण मुद्राओं यानी कि सीलों पर, यानी कि मिट्टी की जो सील या मुहरें बनी थी उनके ऊपर लिखे गए, और इन सीलों का प्रयोग धनाढ़ लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। ऐसा माना जाता है कि जो धनाढ़ यानी कि धनी लोग रहे होंगे या जो अमीर लोग रहे होंगे वो इन्हीं सीलों से या इन्हीं मृण मुद्राओं से अपनी संपत्ति की पहचान करते रहे होंगे। सिंधु लिपि मूल रूप से देसी है और उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। यानी कि पश्चिम एशिया या अन्य जो उस समय की संस्कृतियां थीं उनसे यदि देखा जाए तो इसका कोई भी लिपि का कोई भी अक्षर मिलता जुलता नहीं है, तो ये कह सकते हैं हाँ ये देसी लिपि रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बाट माप। तौलाई की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, उदाहरण 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। यानी कि 16 के अनुपात में, यानी कि 16, 32, 64 इसी तरीके से इनका वजन का बाट माप रहा होगा, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि ये बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार और शंक्वाकार आकृति के होते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक एक पैमाने यानी कि स्केल मिला हुआ है, जिसे हम लोग यानी कि नापने के लिए यूज़ करते हैं, वैसा ही स्केल यहाँ पर भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा भांडों यानी कि मृत भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं, यही प्रमुख चित्रकारी थी। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। ठीकरों का मतलब कि कुछ ऐसे भी मिट्टी के बर्तन या जो उनकी कलाकारियां थीं उनके ऊपर मनुष्य की भी आकृति देखने को मिलती थी। मोहरें हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है उनकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनमें से अधिकांश मोहरें लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। अधिकांश मोहरें लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृति खोदी गई। यानी कि अधिकांश मोहरों में इन लेखों के साथ साथ में, यानी कि जो लिपियों में लेख लिखे गए उनके साथ साथ में इन जानवरों के भी चित्र देखे गए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उनमें किन किन जानवरों का चित्रण पाया गया है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी यानी कि स्टीलाइट का उपयोग किया जाता था। लोथल और देशलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं, और सिंधु मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। आई होप कितनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं जैसे पशुपति शिव की आकृतियों के चित्र होने के अनुमान लगाया जा सकता है। संभवतः इसका धार्मिक महत्व भी रहा होगा, लेकिन ऐसा दोस्त माना जाता है कि जो पशुपतिनाथ हैं वो भगवान शिव के ही रूप रहे होंगे, भगवान शिव के रूप में पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है। अभी तक में ये पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं हुआ है। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। वर्गाकार का मतलब कि जो चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई में बराबर हों। मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगन से राज मुद्रांक यानी कि स्केलिंग भी मिले हैं।
जिससे ये पता होता है कि इनके व्यवहारिक क्रियाकलापों को ज्ञान होता है, यानी कि किस तरीके से इनका व्यापारिक क्रियाकलाप था, किस तरीके से बिजनेस करते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लघु मृण मूर्तियाँ यानी कि छोटी छोटी जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, इनकी बात की जाए तो सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की जो टेराकोटा कहलाती की मूर्तिकाएँ यानी कि फिगरिन मिली हैं, और इसका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इसमें कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियाँ मिली हुई हैं। यद्यपि नर और नारी दोनों की मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं, तथापि नारी मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में हैं, यानी कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उनमें महिला और पुरुष दोनों की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या में जो मिली है वो महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी, यानी कि पत्थर की जो शिल्प कला थी उसमें ये संस्कृति पिछड़ी हुई थी, यानी कि इसमें बहुत इतना खासा महत्व पत्थर को नहीं देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इनके व्यापार की कि व्यापार कैसा था, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों यानी कि अन्नागार तथा ढेर सारे सीलों यानी कि मृण मुद्राओं, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के अस्तित्व से होता है। दोस्त, जैसा कि भी हमने बात किया कि जो साक्ष्य मिलता है, यानी कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जो साक्ष्य है, जो सबूत मिलता है, उसके आधार पे चीज़ों को माना जाता है प्रमाणिक तौर पे, हाँ ऐसा होता होगा। लेकिन जब चीज़ें कुछ तरीके से उलझी हुई मिलती है, यानी कि पूरी तरीके से उसके पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें मान लिया जाता है कैसा होता रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी जो सीलें हैं यानी कि मोहरे हैं वो मिली हैं, कोठार मिले यानी कि अन्नागार मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये बिजनेस में अग्रणी रहे होंगे, यानी कि व्यापार करते रहे होंगे। हड़प्पा लोग में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे और सारे आदान प्रदान वस्त्र विनिमय द्वारा करते थे, यानी कि व्यापार में, यहाँ पे ये व्यापार शब्द लिखा हुआ था, यानी कि व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, मेटल क्वाइंस का यूज नहीं होता था, ये वस्तु विनिमय करते थे, यानी कि एक सामान लिया तो उसके बदले में एक दूसरा सामान ये देते थे, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। बहरीन द्वीप के व्यापारी दोनों देशों के बीच बिचौलिया का काम करते थे। बिचौलिया का मतलब कि यहाँ से सामान खरीदते थे और दूसरी जगह बेचते थे और वहाँ से सामान लेकर के आते थे, यहाँ पे बेचते थे, तो इन्हें बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया का काम करते थे बहरीन द्वीप के व्यापारी। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की नावों के चित्र अंकित है, तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो व्यापार रहा होगा वो सुमेरियन सभ्यता से भी होता रहा होगा। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्त्र विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया, यानी कि मेलुहा एक क्षेत्र था और वहाँ की मोहरें मिली हुई हैं। वहाँ सुमेरियन लेखों से ये पता चलता है कि लोग वहाँ से बिजनेस करते थे और जो मेलुहा का समीकरण मिलता है वो मेलुहा का समीकरण सिंध से मिलता है। तो इससे ये माना जा सकता है कि जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी, यह सभ्यता के लोग सुमेरियन के सभ्यता के लोगों के साथ में व्यापार करते थे। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगन से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिरोजा, लाजवर्द, मणि, हरितास्तम और टिन सिंधु घाटी में बाहर से मंगाए जाते थे। फिरोजा, लाजवर्द, मणि, हरितास्म और टीन ये चीज़ें सिंधु घाटी में बाहर से यानी कि दूसरे देशों से या दूसरी सभ्यता से मंगाई जाती थी। सिंधु तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवासी बैल, बतख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। ये सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच में समानता की बात हो गई। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उनका विदेशी व्यापार था, यानी कि ये जो सभ्यता इतनी समृद्ध थी, इतनी विकसित थी, तो इसका एक प्रमुख कारण हम व्यापार को मान सकते हैं। सिंधु प्रदेश एवं ईरान के बीच विनिमय की कड़ी व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी से बहरीन द्वीप में थी, यानी कि जो इनकी एक कड़ी थी, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इनके जो लिंक, जो चेन था, वो ईरान के बीच विनिमय और फारस की मंडी में बहरीन द्वीप के साथ में इनका व्यापार होता था। चूंकि भी हम लोगों ने देखा कि जो बहरीन द्वीप के लोग थे वो बिचौलिए का काम करते थे, यानी कि यहाँ से सामान लेते थे और वहाँ ले जा करके बेचते थे। अब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किन चीज़ों को आयात करते थे, यानी कि वो किन चीज़ों को अपने यहाँ ले आते थे, इसके बारे में देख लेते। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो टीन है यह ईरान यानी कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तांबा खेतड़ी यानी कि राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक से मंगाया जाता था। वहीं लाजवर्द की बात करें तो बदख्शां यानी कि अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। फिरोजा ईरान से मंगाया जाता था। सीसा ईरान और राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मंगाया जाता था। नील रत्न
बदख्शां यानी कि अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। शंख और कौड़िया जो होती थी वो सौराष्ट्र यानी कि गुजरात से और दक्षिणी भारत से मंगाई जाती थी। हरित मणि या नील मणि जिसे कहते हैं, ग्रीन मणि कहते हैं, वो दक्षिण भारत से मंगाई जाती थी। और शेलखड़ी जो है वो बलूचिस्तान और राजस्थान गुजरात के क्षेत्र से मंगाई जाती है। तो ये जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनका उद्भव, उत्थान और अवसान। कैसे इसका उद्भव हुआ, किस तरीके से इनका उत्थान यानी कि ये सभ्यता पली बढ़ी और किस तरीके से सभ्यता का पतन हो गया। तो हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पे कहा जाए 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में रहा। सारी जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही, यानी कि एक जैसी ये जीवन पद्धति जीती रहे। हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत के में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे। सिंध सभ्यता के मकान आयताकार थे। इनकी कुछ प्रमुख बातें थी। हड़प्पा संस्कृति की नगरीकोत्तर व्यवस्था देख लेते हैं। तो मध्य एवं पश्चिमी भारत में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो हड़प्पा संस्कृति की नगरीय व्यवस्था है वो दिखाई देती है। इनका काल मोटे तौर पर 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक में हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नगरीकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी अधिक प्रचलित, यानी कि इसका नाम जो है वो उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ग्रामीण सभ्यता एवं ताम्र पाषाणी के थी। पकाई हुई ईंटें हरियाणा के भगवानपुरा में और उत्तर हड़प्पाई अवस्था में मिली हैं तथा इसके सिवा और कहीं नहीं पाई गई। ये फैक्ट है। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना गया है और हड़प्पोत्तर काल के लोग काला धूसर, उपदार, मृदभांड का प्रयोग करते थे। रागी भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पाई स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट सूचक चित्राकृतियों का अभाव। वैशिष्ट का मतलब कि कोई विशेष ऐसी सूचना प्रदर्शित करे, इन चीज़ों का अभाव दिखाई पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इनके पतन की। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की भांति उसके विघटन का प्रश्न भी एक जटिल समस्या है। हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ, कहाँ से आई, अभी इसके बारे में जितना विवाद है उतना ही विवाद है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कि किस तरीके से क्या वजह रही होगी इस सभ्यता के पतन की। इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, जो इतनी फली फूली, इतनी आगे बढ़ी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, वो सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई। इसके परवर्ती चरण में 2000 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी भी समय में हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया और इस सभ्यता के पतनोन्मुख और अंततः विलुप्त हो जाने के अनेक कारण हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें बाह्य आक्रमण। खास करके ये माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण जब हुआ तो आर्य लोगों ने आक्रमण किया तो इनके बस्तियों को लूटा, इन्हें मारा और मार करके एक ही जगह पे इनको रखा, जिसे कि मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला माना जाता है, में एक जगह पे इनको इकट्ठा एक लाश के रूप में रख दिया, ऐसा माना जाता है। दूसरे कुछ इतिहासकार हैं मानते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन, यानी कि जमीन में कुछ उथल पुथल हुई, परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। तीसरे कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सभ्यता खत्म हो गई। नेक्स्ट कुछ ऐसे हैं कहते हैं विदेशी व्यापार में गतिरोध रहा होगा, यानी कि विदेशी व्यापार में रुकावट आई, जिसकी वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति खराब हुई और वही इनकी सभ्यता का पतन का कारण बनी। और कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कहते हैं साधनों की तीव्रता से उपयोग इन्होंने किए, जिसकी वजह से जो इनके संसाधन थे वो साधन धीरे धीरे खत्म हो गए, जिसकी वजह से सभ्यता का पतन हुआ। वहीं कुछ और इतिहासकार हैं जो बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदा को मानते हैं इनके पतन का कारण। वहीं कुछ है प्रशासनिक शिथिलता रही होगी, जिससे कि बाहरी जो बाह्य आक्रमणकारी थे उन्होंने आक्रमण किया और इनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। खैर जो भी बात रही हो, इनमें से जो भी कारण रहा हो, लेकिन अभी भी ये जो सवाल है वो पूरी तरीके से हल नहीं बताया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सभ्यता थी इसका किस तरीके से पतन हो गया। आई होप कितनी जो चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं कि कुछ विद्वान हैं जैसे कि गार्डन, चाइल्ड एवं ह्यूलर हैं, ये मानते हैं कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण की वजह से ही इस सभ्यता का पतन हुआ। दोस्तों आर्यों के आक्रमण को लेकर के हमने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे ही, जिसमें हमने क्लास 6 की जो ICC पर्यटन के इतिहास की बुक थी उसमें ये बताया था कि आर्यों का आक्रमण, और जो आर्य थे वही आर्य बाद में वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं और वही वैदिक सभ्यता बाद में सनातन और सनातन से हिंदू सभ्यता बन जाती है। जॉन मार्शल मैकी एवं SR राव ये मानते हैं बाढ़ को इसके पतन का कारण। वहीं अरल स्टाइन एवं AN घोष होते हैं जो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। MR साहनी साहब कहते हैं कि नहीं भूतात्विक परिवर्तन रहा होगा। वहीं जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि नहीं प्रशासनिक शिथिलता रही होगी, यानी कि प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा होगा जो कि इसके पतन का कारण बना। वहीं पे KUR कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा रही होगी।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ स्मरणित तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो हड़प्पा कालीन जो 4 विशालतम नगर है जिसमें कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल तथा धौलावीरा है। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा में शव को दफनाते हैं जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी कि यही एक संस्कृति है जिसमें हम दोनों इस प्रथा को देखते हैं कि हड़प्पा में शव को दफनाया जा रहा है तो वहीं मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जा रहा है। सैंधवकालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हुई, यानी कि मोहनजोदड़ो में ही इन जो सैंधव सभ्यता की मोहरें थी ज़्यादातर वहीं पे प्राप्त की गई हैं। अब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चूंकि हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है वो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, वहीं पे मोहरें ज़्यादा पाई गई, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ बाह्य आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया होगा और उनको वहीं पे मार करके, यानी कि जिस तरीके से युद्ध होते थे और ढेर सारे लोग मारे जाते थे उनको मार करके वहीं पे छोड़ा होगा और उनसे जो भी उनकी चीज़ें रहेंगी, जो मोहरें रहेंगी उसे लूट करके ले गए होंगे। खैर ये हम अपने अनुमान के आधार पर ही कह रहे हैं, पूरी तरीके से इसे ये नहीं कह सकते हाँ यही हुआ रहा होगा। सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल गुजरात से उत्खनित हुए हैं और हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे जबकि धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक जो नगर था वो 2 भाग में था, लेकिन एक जो धौलावीरा है धौलावीरा 3 भागों में बांटा गया था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी, यानी कि जो इसका आधार था जिस जीवन का वो कृषि थी। हड़प्पा मोहरों पे सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु यानी एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा में एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण मिलता है और स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक शेलखड़ी से निर्मित है और प्रचलन में सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें थी, यानी कि ज़्यादा जो मोहरें प्रचलित थी क्रय विक्रय के रूप में जो यूज होती थी वो वर्गाकार मोहरें ही प्रयोग में होती थी। बटन के आकार की मोहर लोथल से मिली हुई है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुई और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि सिंधु घाटी में तलवार लोग नहीं जानते थे। ये प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी के लोग तलवार का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, आई थिंक 2019 या 20 में यह पूछा गया था। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कि विस्तार हकरा गग्गर मार्ग क्षेत्र में है और अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह यानी कि सुतकांगीडोर, बालाकोट और अल्लाही दीनो तथा लोथल आदि हैं। सिंध सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चन्हूदड़ो, कालीबंगन एवं बनावली हैं। कोट दीजी से बाड़ाग्र यानी कि जो बाढ़ का अगला सिरा होता है, सामने वाला हिस्सा होता है, वो मिला है। कालीबंगन एवं बनावली में 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक एवं पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के दर्शन मिलते हैं। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल एवं सुरकोतड़ा से प्राप्त हुई है, वही सैंधव नगर में किसी भी मंदिर समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगन से मिले हैं, यानी कि ये शव के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी वो अलग अलग जगह से अलग अलग रूप में मिले हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पहले चर्चा कर लिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति नाथ की मूर्ति मिली जो उनके चारों ओर हाथी, गेड़ा, चीता और भैंसा विराजमान है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहरे सर्वाधिक शेलखड़ी की थी और धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुई है। धान की भूसी लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुई है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, यानी कि एक लेडीज जो डांसर है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांस्य की थी। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति मिली है और भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी हैं। डैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र अहमदनगर जिले के गोदावरी की सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी भाग है। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगन से प्राप्त कुछ महलों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पशु बलि भी दी जाती रही होगी। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो एस्ट्रोलाइट जाट से हुआ था। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्राक हड़प्पाकालीन पुरस्थल कुंडाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं जो जोशी और बीस्ट कहते हैं। लोथल एवं सुरकोतड़ा भारत में हड़प्पाकालीन मुख्य बंदरगाह थे और मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौंदड़ों से मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगन में युग समाधि यानी कि 1 से अधिक शव एक साथ में पाए गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जुड़े हुए। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर था, इस वीडियो लेक्चर में चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इसके पहले के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसी बुक के और इसी तरीके से फैक्ट वाइज, तो आप जाइएगा उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। और यदि इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी प्यार देना चाहते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।